नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि युद्ध के मुहाने पर जातीय जनगणना क्यों। हालांकि यह अंग्रेजों के जमाने की मांग है और अंग्रेजों ने भी प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें च्युइंगम में फंसे, बाल में फंसे च्युइंगम की तरह से उलझ के रह गए थे। अभी केंद्र सरकार पर सभी विपक्षी नेताओं का दबाव था, जातीय जनगणना करो, जातीय जनगणना करो। जब आतंकवादियों को धर्म पूछ करके गोली मारा गया था तो भाजपा के सभी नेताओं ने अपने अपने पोस्टों में लिखा था कि उन्होंने भी धर्म पूछ के मारा, जात पूछ के नहीं। लेकिन अचानक बिना किसी व्यापक मांग के, भारी विरोध के, अचानक सीसीएस की मीटिंग में जाति जनगणना क्यों? और यह इतना गंभीर विषय को इतनी कम समय में कैसे निपटा दिया गया? क्या ये स्क्रिप्ट पहले से तैयार था या कुछ और है? हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है उस विश्लेषण तक पहुंचने में। मैं अक्षमता महसूस कर रहा हूं। वो इसलिए 11 बजे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक का दौर चालू हुआ और 11:20 तक 4 बैठकें हुई। सीसीए की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी की, कैबिनेट कमेटी ऑफ अकाउंट की हुई, कैबिनेट कमेटी ऑफ फाइनेंस की हुई, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की हुई, कैबिनेट कमेटी ऑफ जनरल अफेयर की हुई। इन सब मीटिंगों में 5-5 मिनट का टाइम दिया गया। मेरे ख्याल से 5 मिनट में तो वो सारे फाइल को खोल भी नहीं पाए होंगे कि किस विषय पर मीटिंग है। तो फिर मीटिंग में हुआ क्या? और जातीय जनगणना जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा पहले से स्क्रिप्टेड था तो मीटिंग बुलाने की ड्रामा क्यों? और अगर मीटिंग बुलाया गया तो उसमें लोगों की सहमति, स्वीकृति और ओपिनियन क्यों नहीं लिया गया? और ये सबकी ली गई तो 5 मिनट में ये सब कैसे खत्म हो गया? मतलब यह तो अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के रिक्वेशन स्लिप से भी ज्यादा फास्ट काम हुआ कि दिन भर में 600 से 800 डॉक्टर रिक्वेशन लिख के दे देता है, जबकि 2 घंटा ही डॉक्टर बैठता है। मतलब 1 सेकंड में 5 रिक्वेशन मतलब लिखने का करामात इसके पहले अरविंद केजरीवाल नहीं किया था। खैर, अब प्रधानमंत्री ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी, कैबिनेट के नोट में आ गया। मतलब अब ये रिकॉर्ड पे चढ़ गया, आज नहीं तो कल यह होगा। तो अब चर्चा इसी पर करते हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले एक बात की सूचना आपको दे दूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सूचना यह कि 90 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन से भारत आगे था। चीन रात दिन प्रयास कर रहा था भारत को दबाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब किसके प्रलोभन पर, किसके कहने पर, या अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए? क्योंकि अब मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि कोई विदेशी लोगों ने भारत के नेताओं को प्रलोभन दिया, प्रभावित किया, या भारत के नेता स्वयं की राजनीति चमकाने के लिए प्रभावित हुए। यह बात मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं सिर्फ आशंका व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि यह बात तो सर्वविदित है कि विदेशी एजेंसियां हमारे राजनीति में बहुत ऊंची और बहुत गहरी पैठ बना रखी है। कहा तो यह जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में KG5 और KGB के लोग घुसे हुए हैं और वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हमारे राजनीति के ऊंचे ऊंचे ओहदेदारों को रखे हुए हैं। और कई लोगों पर समय समय पर चर्चा उठा भी और दफना दिया गया, क्योंकि उतने ऊंचे ओहदे वाले लोगों पर उठा देना ही बहुत बड़ी बात है। साबित करना और प्रमाणित करना तो जान देने जैसी बात होगी। तो मैं इस विषय पर पुख्ता नहीं कह सकता कि 90 के दशक में चीन ने हमारे भारत के राजनीतिक दलों को प्रभावित किया कि विकास रोकने के लिए कुछ अलग करें, या भारत के नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए विकास रोकने का षड्यंत्र किया। यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिणाम आपको बता सकता, वो इतिहास में है, रिकॉर्ड में है। आज चीन दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नाम कमाए हुए आगे, हमसे बहुत आगे है। वो इसलिए कि 90 के दशक में हमने जातीय जनगणना के पहले आरक्षण पर चर्चा किया था
और आरक्षण के आधार पर कोई आरक्षण विरोध में दंगा कर रहा था तो कोई आरक्षण के समर्थन में दंगा कर रहा था। सालों साल हमारा देश आरक्षण के नाम पर बर्बाद हुआ। आज भी समय समय पर जहां निजी संस्थाएं एक बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं, वहां भी आरक्षण घोषणा का प्रयास हो रहा है। सरकारी में तो हो ही गया, और सरकार की कोई बड़ी उपक्रम आपको दिख रही हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। वो करीब करीब सब नष्ट हो गई है। मैं एयरटेल के नेटवर्क से आपसे बात कर रहा हूँ। वो भारत सरकार का गेटवे इस्तेमाल करता है, एमटीएनएल वाला फोन लगता नहीं, तो नेटवर्क कैसे लगेगा? डीटीसी की बसें बंद हो गई थी, वो तो भला हो एक्सीडेंट करने का, जिसे कोर्ट ने प्राइवेट बसों को बंद कर दिया, नहीं तो दिल्ली से डीटीसी की बसें हट गई थी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बसें चल रही थी। और भी कल कारखाने जहां सरकारी है वो इसी वजह से आरक्षण का बलि चढ़ गया है, और देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम सबसे पिछड़ गए हैं। अब जातीय जनगणना का प्रभाव करेगा यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन जातीय जनगणना अगर होगा तो क्या होगा यह तो होना चाहिए। सबसे पहले जातीय जनगणना में क्या क्या चीज को लेना चाहिए यह मेरा सुझाव है, और मैं समझ रहा हूं कि आप इन सब सुझाव पर विचार करिएगा कि क्या इसका होना उचित है कि नहीं है। पहला कि अगर जातीय जनगणना करना है तो सबसे पहले यह देखा जाए कि किस जाति के, किस वर्ग के कितने लोग हैं। जैसे मैं अपना लोग किसी और का नाम क्यों लूं, मैं क्षत्रिय वर्ग से आता हूं, ठाकुर राकेश सिंह परमार मेरा नाम है। तो अगर मैं परमार हूं, राकेश सिंह हूं, क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय में कितने पढ़े हैं और कितने प्रतिशत नौकरी में है, कितने प्रतिशत बेरोजगार है, कितने प्रतिशत खुद के रोजगार में है, रोजगार में उन्होंने किसी का समर्थन लिया है, सरकारी समर्थन से रोजगार कर रहे हैं, लोन से रोजगार कर रहे हैं, निजी समर्थन रोजगार कर रहे हैं कि निजी सहायता रोजगार कर रहे हैं, और कितने प्रतिशत गुंडे हैं, कितने प्रतिशत लोग जेल में हैं, और कितने प्रतिशत राजनीति में है, और राजनीति में है तो कितने परिवार के लोग राजनीति में है। यह भी देखने वाला बात होगा, क्योंकि अगर सिंह के नाम पर सिर्फ मैं ही के अध्यक्ष हूँ, मेरा बेटा महासचिव हो, मेरा दूसरा वाला बेटा उप सचिव हो, उसके तीसरा वाला बेटा खनिज सचिव हो, उसके नीचे वाला बेटा सह सचिव हो, और बाकी सब हमारा तलवा चाटे, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे सिंह बिरादरी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले नहीं करता। यही बात सब जातियों पर लागू हो तब, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि जातीय जनगणना इसलिए कराया जा रहा है कि इससे यह पता चलेगा कि कितने लोग कहाँ हैं और उनके लिए कौन सी विकासपरक योजनाएं चलाई है। हालांकि अपने आप में हास्यास्पद है कि सरकार कोई विकासपरक योजना आम जन के लिए चलाती है, यह तो मेरे लिए मन घनघोर आश्चर्य की बात है। मतलब हालांकि मैं आश्चर्य से पागल इसलिए नहीं हो गया क्योंकि पाकिस्तान से कई तरह की आश्चर्यजनक सूचनाएं आती हैं कि हमारा एक सिपाही जाएगा तो पाकिस्तान में का भारत में आग लगा देगा, बाबरी मस्जिद का हम ही नींव डालेंगे, हमारा मुनीर अजान करेगा। ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक समाचार से अगर मेरा दिल नहीं बैठा तो इससे भी नहीं बैठा। इसलिए मैं सामान्य हूँ, थैंक्स टू पाकिस्तान कि तुमने मेरे दिल को मजबूत कर दिया है। तभी मैंने भारत का विकास परक योजना में आम आदमी की सहभागिता से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि भारत के राजनीति में जो लोग हैं उन लोगों का एक ही उद्देश्य है, अपना भला भला जमाए, भाड़ में जाए दुनिया सारी। क्योंकि अगर मेरा भला नहीं हो रहा है तो वो गलत है, अगर मेरा भला हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। वो सरकारी संस्थाओं के लिए है, वो और संस्थाओं के लिए है। अगर कोर्ट ने मेरे को कन्विक्टेड कर दिया तो कोर्ट खराब है, अगर चुनाव में जीत गया तो ईवीएम ठीक है, हार गया तो ईवीएम खराब है। यह चलता रहा है और यही लोगों को दौड़ाया समझाया गया है। तो सरकार को जनगणना में दो तीन चीजों को सामने लाना चाहिए कि कौन से जाति के कितने परिवार के लोग सक्रिय हैं, कितने लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, किसी लोग आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, कितने लोग बेरोजगारी में हैं, कितने लोग अपराधी में हैं, कितने लोग जेल में हैं। इन सब चीजों विवरण आए, क्योंकि जेल में भी तो हमारे ही लोग हैं, उनके लिए भी तो विकास पर योजना चलानी पड़ेगी, तब जाकर के ये बात समझ में आएगा। वैसे आरक्षण के आंदोलन के समय में
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तहस नहस हो गया। चीन हमारे से बहुत पीछे था, अब आगे निकल गया। अब आरक्षण से हम कहाँ जाएंगे, जातीय जनगणना से कहाँ जाएंगे, यह मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता, क्योंकि भला किसका होगा यह समझ में आ रहा है। और हंसने के लिए दो बात बोल दे कि मान लीजिए कि जनगणना हो गया, तो जो जातीय के नाम पर कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अहिर का जनसंख्या निकल के आ गया कि इतने % अहिर है उत्तर प्रदेश में, तो क्या मुलायम का परिवार ही सारे अहिरों का प्रतिनिधित्व करता है, या हमारे गांव का राम सकल यादव भी कहीं जाएगा। बिहार में पूरा अहिर का प्रतिनिधित्व लालू प्रसाद का परिवार करता है, तो वहां का रामजतन यादव भी कुछ करेगा। यह भी चर्चा का विषय है। और एक खुशी मुझे बड़ी सुकून दे रही है कि अच्छा हुआ कि मैं जनगणना करने वालों के श्रेणी में नहीं आता, नहीं तो मैं दिल्ली में रहता हूं और कहीं जनगणना करने वाले कर्मचारी के रूप में मैं राहुल गांधी के घर चला जाता, तो मेरे पास कॉलम में पूछना पड़ता, भाई गांधी जी कौन जात हो भाई। तो राहुल गांधी बोलते कि मैं गांधी हूं। 21 में आते हैं, अगड़े में आते हैं, पिछड़े में आते हैं, नीच में आते हैं कि ऊंच में आते हैं। आपके पिताजी कौन जाते थे, आपके पूज्य माता जी कौन जात थी, आपके जीजा जी कौन जात हैं, आपके बहन जी कौन जात हैं, आपके नाना जी कौन जात हैं, आपके नानी जी कौन जात हैं, आपके परनाना कौन जात हैं, और इन लोगों का धर्म क्या है, फिर इन सबको मिला करके आपका धर्म क्या बना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी दिन मेरी नौकरी छूट जाती, क्योंकि किसी भी माई के लाल की औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी के धर्म की जानकारी पुख्ता निकाल दे। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कानून का विद्यार्थी होने के नाते जाति जनगणना और जाति सर्टिफिकेट जो बनता है उसकी जो बैकग्राउंड का पता है, वो होता है कि आपकी जाति आपके पिताजी के जाति से निर्धारित की जाएगी। तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी का विवाह मेनिया मांटिनो का नाम से हुआ था। तो हिंदू और क्रिश्चियन का जन्म बेटा कौन से धर्म का माना जाएगा और किस जाति का माना जाएगा, यह विषय विचारणीय है। और उसके पीछे दादाजी में जाया जाएगा तो राजीव गांधी जी फिरोज गांधी के बेटा थे, और फिरोज गांधी मुसलमान थे कि पारसी थे यह क्लियर नहीं है, हालांकि उनका कब्र है। अब मुझे नहीं मालूम कि पारसियों का भी कब्र होता है या सिर्फ मुसलमानों का होता है। तो जिसके दादा कब्र में दफन है वो कफन में जाएगा या कब्र में जाएगा, यह सोचने वाली बात है। तो उसका जाति क्या होगा, यह जाति जनगणना वाले के लिए नौकरी छूट जाने का बात है। प्रार्थना करता हूं कि राहुल गांधी को इससे मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो वो एक आदमी की नौकरी बलि ले लेंगे। बेरोजगारी के जमाने में एक आदमी जो रोजगार पाया हुआ है उसको पुनः बेरोजगार होने के खतरा से बचाया जाए। वीडियो बंद करने से पहले दो बात कहूंगा कि हमने देखा है 90 के दशक में चीन से आगे अपने विकास को और आरक्षण की वजह से विकास के सत्यानाश को। अब जनगणना कहाँ पहुंचाएगा यह देख करके रूह कांप जाता है। और अंत में कि इस विषम परिस्थिति में जनगणना की मांग क्यों और मान लेने के पीछे उद्देश्य क्या। अगर आपको भी लगता है उद्देश्य की जानकारी आपके पास है तो कृपया जरूर हमसे साझा करिएगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि युद्ध के मुहाने पर जनगणना की बात क्यों और किस लिए। आप सब स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और खूब पढ़ें, क्योंकि नेता आपको लड़वाएंगे, लेकिन एक चीज है जो आपसे छीन नहीं पाएंगे, वो है आपकी विद्या। तो विद्या को ग्रहण करिए। जाति चाहे आपकी जो भी हो, विद्वता की एक अलग जाति होती है और उसका कोई मुकाबला नहीं होता। वो अतुलनीय होता है, अनमोल होता है। आप सब अनमोल बने, अतुलनीय बने। इन उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।